बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ EMT रेस्क्यू 1122 पेपर का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ये पेपर CTS ने 26 जनवरी 2025 को मुनक्किद किया था। इसका पार्ट 1 मुकम्मल डिटेल के साथ वजाहत के साथ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसका साबका पार्ट देख सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी आज तक की डेट में पेपर्स हो चुके हैं EMT के, वो तमाम के तमाम आपको उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 वीवर्स यहाँ पर नोट कीजिएगा। पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये पेपर का क्वेश्चन है, ये वाला। और ये जो शॉर्ट डिटेल है, इसमें हम आपको ऐसे पॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे जो मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुए हैं। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये इस तरह से भी पेपर में आया हुआ है, इस तरह से भी ये पूछा गया है, इस स्टेटमेंट में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और इस एंगल से भी ये क्वेश्चन मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुआ है। ऊपर वाला क्वेश्चन जिस जिस तरीके से आपका पेपर्स में रिपीट हुआ होगा, वो तमाम मेथड, वो तमाम स्टेटमेंट्स आपको हर क्वेश्चन के साथ शॉर्ट डिटेल में प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, किला रोहतास नियर झेलम वाज बिल्ट बाय। जिला झेलम में, झेलम सिटी के पास ही एक किला है जिसका नाम है किला रोहतास। ये शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया था। वीवर, ये जो किला रोहतास है, ये झेलम के साथ एक जगह है जिसका नाम है दीना। किला रोहतास को 1540 में शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया था। कई पेपर्स में शेर शाह सूरी का असल नाम पूछा गया है। शेर शाह सूरी का असल नाम फरीदुद्दीन खान था। इस किला रोहतास को 1997 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज अनाउंस कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22, द अरेबियन सी इज इन डैश ऑफ पाकिस्तान। अरेबियन सी जो है ये पाकिस्तान के साउथ में वाक़या है। पाकिस्तान के मगरिब में क्या है, पाकिस्तान के मशरिक में क्या है, जुनूब में क्या है, शुमाल में क्या है। मुख्तलिफ पेपर्स में ये तमाम चीज़ें पूछी गई हैं। हो सकता है आने वाले पेपर्स में आपसे मशरिक या मगरिब या किसी और एंगल से इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। तमाम पॉइंट्स नोट कर लें। इंडिया पाकिस्तान के मगरिब में वाक़या है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में वाक़या है। ईरान पाकिस्तान के वेस्ट में वाक़या है। चाइना पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में वाक़या है। और अरेबियन सी पाकिस्तान के साउथ में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 23, भावलपुर प्लेन मोस्टली कंसिस्ट ऑफ। भावलपुर प्लेन जो है इसमें ज़्यादा सहरा है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर, ये जो भावलपुर रियासत है, इसे 1748 में नवाब भावल खान ने कायम किया था। इसके अलावा भावलपुर में जो सहरा है, डेजर्ट है, उसे चोलिस्तान डेजर्ट या रोही डेजर्ट भी कहते हैं। भावलपुर रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का 13वां बड़ा सिटी है। अगर आप इसे आबादी के लिहाज से देखें तो ये पंजाब का आबादी के लिहाज से 8वां बड़ा शहर बनता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ पाकिस्तान इज फेमस प्लेस ड्यू टू स्टूपाज। वीवर्स, यहाँ पर एक लफ्ज है स्टूपाज। स्टूपाज क्या होता है? बहुत से कैंडिडेट्स यहाँ पर कंफ्यूज हुए कि स्टूपाज क्या है। स्टूपा को, ये देखें आपके सामने लिखा भी गया है। स्टूपा को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्टूपा को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। लिखने को तो लिख लेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह से मुसलमानों की मस्जिद होती है, हिंदुओं का मंदिर होता है, इसी तरह एक मजहब है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म की जो इबादत गाह है उसे स्टूपाज कहते हैं। जिस तरह मुसलमान मक्का में जाकर तवाफ़ करते हैं, इसी तरह जो बुद्धिज़्म के लोग हैं वो स्टूपा, एक बिल्डिंग है, एक गुंबद है, उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं, तवाफ़ करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन चारों में से वो कौन सा शहर है जो स्टूपाज की वजह से मशहूर है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि सवात में भी स्टूपा मौजूद है और टेक्सला में भी स्टूपा मौजूद हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ठीक है। जहाँ तक हमने इसको सर्च किया है, दोनों ऑप्शन ठीक है। अब देखते हैं कि इस पेपर में इस क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो किसे एग्जामिनर देता है। लेकिन जहन में रखें, जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, तो उस क्वेश्चन के नंबर तमाम के तमाम कैंडिडेट्स को दे दिए जाते हैं। चाहे किसी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया हो, चाहे किसी ने ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग अटैम्प्ट किया हो। इसलिए आई थिंक जितने भी कैंडिडेट्स ने इस क्वेश्चन को ABCD किसी को भी टिक किया होगा, उम्मीद है उसे इसका नंबर दिया जाएगा। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो सवात भी है, टेक्सला भी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो स्टूपाज हैं वो सवात,
टेक्सला और पोटोहार प्लेचो में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड, 1956 का पाकिस्तान का आइन कब खत्म किया गया? 1956 का आइन 7 अक्टूबर 1958 को खत्म किया गया। वीवर्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप तमाम साबका पेपर्स उठा लें, आपको मोस्टली ये क्वेश्चन डिफरेंट एंगल्स के साथ रिपीटेड मिलेगा। किस किस तरह से ये रिपीट होगा या हुआ है वो तमाम पॉइंट्स आपके सामने शॉर्ट डिटेल में मौजूद हैं, इनको देख लें, इनको याद कर लें। पाकिस्तान का जो पहला आइन है ये 1956 का ही आइन है। 1956 के आइन को पाकिस्तान का पहला आइन कहा जाता है। 1956 के आइन का जो ड्राफ्ट था ये 9 जनवरी 1956 को तैयार किया गया और इसे 29 फरवरी 1956 को असेंबली में पेश किया गया और असेंबली में ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइन पास हुआ। उसके बाद 2 मार्च 1956 को उस वक़्त के गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि सिकंदर मिर्ज़ा थे, उन्होंने इस आइन को पास किया, अप्रूव किया और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में 1956 का आइन 23 मार्च 1956 को नाफिजुल अमल हुआ। यहाँ पर 3-4 डेट्स हैं वो आपने याद रखनी है। नंबर 1, 1956 के आइन का ड्राफ्ट कब तैयार किया गया, असेंबली में कब पेश हुआ, पास कब हुआ, उसके बाद गवर्नर जनरल ने इसे कब अप्रूव किया और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में इसे नाफिज कब किया गया और एट द एंड इस आइन को ख़त्म कब किया गया। ये 4-5 डेट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन तमाम पॉइंट्स को अपने जहन में रखिएगा। ईएमटी के पेपर के अलावा भी कई पेपर्स में ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। मजीद आगे जाने से पहले व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बहुत मेहनत से ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार की जाती है, कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं एक 20-25 मिनट की वीडियो तैयार करने में, इसलिए तमाम लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कमेंट्स में हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स भी किया करें ताकि आने वाली वीडियो हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकें। मजीद अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके तो हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ नोट कर लें, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की जो गाइड नोट्स ई टेस्ट अकेडमी ने तैयार किए थे उन तमाम नोट्स को, गाइड्स को अप टू डेट कर दिया गया है। जो अब मौजूदा 26 जनवरी 2025 का पेपर हुआ है वो हलशुदा पेपर भी इन नोट्स में ऐड कर दिया गया है। ये गाइड, ये नोट्स आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 26, द टाई बिटवीन फैमिली मेंबर्स इज बेस्ड ऑन डैश रिलेशनशिप। जो एक ख़ानदान है उसके जो अफराद हैं उनका आपस में जो ताल्लुक़ होता है उसे ब्लड रिलेशन कहते हैं। द रिलेशनशिप इज डिटरमाइंड बाय ब्लड बॉन्ड शेयरिंग बाय पीपल इन फैमिली। एक पेपर में ये जो शॉर्ट डिटेल में हमने सेंटेंस लिखा हुआ है इस तरह से सेंटेंस भी रिपीट हुआ है। यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 27, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गजट वाज पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट जो है ये उर्दू और इंग्लिश इन दोनों ज़बानों में शाया किया गया था। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन कई पेपर्स में इस तरह से रिपीट हुआ है कि इसकी लैंग्वेज बताएं, कई पेपर्स में इस तरह से रिपीट हुआ है कि ये किसने जो है पब्लिश किया था, किसने तैयार किया था। कई पेपर्स में इसका साल पूछा गया है और कई पेपर्स में इस गजट का जो नया नाम है वो पूछा गया है। तमाम पॉइंट्स जेहन में रखिएगा, नोट कर लें अपने पास। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट को 1866 में सर सैयद अहमद खान ने पब्लिश किया। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट को 1921 में रीनेम कर दिया गया, उसका नाम तब्दील करके मुस्लिम यूनिवर्सिटी गजट कर दिया गया और उसके बाद फिर दोबारा से मुस्लिम यूनिवर्सिटी गजट का नाम तब्दील किया गया और इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गजट कह दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेपल फूड क्रॉप इन पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि स्टेपल फूड क्रॉप कौन सी होती हैं। स्टेपल फूड क्रॉप वो तमाम ऐसी फसलें होती हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसमें वो तमाम फूड शामिल है जो बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ें हैं, फसलें हैं जिनमें गंदम है, चावल है, मकई है, ये तमाम जो है ये स्टेपल फूड क्रॉप में आती हैं। यहाँ पर यह पूछा गया है कि पाकिस्तान का दूसरा स्टेपल फूड कौन सा है जो सबसे बड़ा है। वो राइस है। चावल पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं। कई पेपर्स में ये पूछा गया है कि ये बताएं पाकिस्तान में जो सबसे पहले नंबर पर सबसे बड़ा स्टेपल फूड क्रॉप है वो कौन सा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गंदम इस्तेमाल होती है, दूसरे नंबर पर राइस, चावल होते हैं। वीवर्स, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जो है वो स्टेपल फूड क्रॉप्स हैं।
यहाँ पर कई कैंडिडेट्स ने जो है वो वीट पे क्लिक किया है। जहन में रखें, हर चीज़ गूगल पे सही नहीं होती। आप ऐसा नहीं कर सकते कि गूगल पे आपने सर्च किया, जो सामने आया आप उसे टिक कर दें, ऐसा नहीं है। गूगल पे भी आप और मुझ जैसे लोग ही डाटा अपलोड करते हैं। गूगल पे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। यहाँ पर कैंडिडेट्स ने ऑप्शन बी वीट पे टिक किया है, हालांकि वीट नहीं है। वीट जो है वो पाकिस्तान की पहले नंबर पर सबसे बड़ी स्टेपल फूड क्रॉप है। इस तरह मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ जो है रीजन्स हैं। जिस तरह एशिया में सबसे पहले नंबर पर जो है वो राइस है, उसके बाद जो है गंदम जो है ये यूरोप में पहले नंबर पे है, और मेज़ मकई जो है ये अफ्रीका में पहले नंबर पे है। इस तरह हर इलाके की, हर रीजन की, हर मुल्क की एक अपनी अलग से स्टेपल फूड क्रॉप होती है। क्वेश्चन नंबर 29, पोर्ट कासिम इज सिचुएटेड नियर सिटी ऑफ कराची। पोर्ट कासिम जो है ये कराची के करीब वाक़ है। पोर्ट कासिम को पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम भी कहा जाता है। इस पोर्ट को, इस बंदरगाह को 29 जून 1973 को पार्लियामेंट एक्ट के तहत मंजूर किया गया। वीवर्स आप जानते होंगे, थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। जब पाकिस्तान स्टील मिल कायम करना शुरू की गई, इसका जो प्लान किया गया, उस वक्त लोहे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़नी थी, तो इसके लिए जो है ये बंदरगाह बनाई गई और ये तमाम चीज़ें जहन में रखी गई कि फ्यूचर में भी इस बंदरगाह का, पोर्ट कासिम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए इस बंदरगाह को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाया गया। इस बंदरगाह को ऑपरेशनल जो है ये 1980 में किया गया। ये पाकिस्तान की दूसरी मसरूफ़ तरीन बंदरगाह है। पाकिस्तान से जितना भी कार्गो डील होता है दूसरे ममालिक में, कोई भी चीज़ जाती है या आती है, उन तमाम का तकरीबन 35% इस एक पोर्ट कासिम से डील होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड व्हाइल रेस्क्यूइंग ऑपरेशन विल टेक प्लेस एट हाइट। जब भी किसी बुलंदी पर आप रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, किसी इंसानी जान को बचाना है, किसी जानवर को आपने बचाना है, या कोई भी अदर ऑपरेशन है, तो उसके लिए सेफ्टी हार्नेस का आप इस्तेमाल करेंगे। ये आपके सामने सेफ्टी हार्नेस है, ये फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस है। इसकी भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, कुछ फुल बॉडी हार्नेस होती है, कुछ हाफ बॉडी हार्नेस होती है। ये आपके सामने शेप में दिखाया गया है। अल्लाह करे आप रेस्क्यू में सेलेक्ट हो, तमाम लोग जो ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इंशाल्लाह ये तमाम ऑपरेशंस आप खुद भी जाके करेंगे। इन तमाम इक्विपमेंट्स को आप खुद भी यूज़ करेंगे। वीवर्स यहाँ पर नोट कीजिएगा, वो तमाम कैंडिडेट्स जो नोट्स नहीं मंगवा सकते, जिनके पास इतना टाइम नहीं है, या वो ऐसे इलाकों में हैं जहाँ पर कार्गो, कोरियर, पोस्ट ऑफिस या टीसीएस नहीं जा सकता, तो वो हमारी etest.com.p के वेबसाइट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ई-टेस्ट मोबाइल ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री है। पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट जॉब्स के हलशुदा पेपर्स आपको हमारी इस ऐप से मिल जाएंगे। इसे भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ई-टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो कर लें। डेली बेसिस पर हम यहाँ पर डाटा अपलोड करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट प्रोटोकॉल शुड बी फॉलोड व्हाइल एंटरिंग और लीविंग अ स्मोक फील्ड रूम। वीवर, सबसे पहले आपको पता हो कि स्मोक फील्ड रूम होता क्या है। कोई भी ऐसा कमरा, कोई भी ऐसी जगह जहां पर धुआं भर गया हो, चाहे वो आपने खुद भरा है, चाहे वहां पर आग लगी है, कोई इमरजेंसी हुई है, ऐसी जगह को स्मोक फील्ड रूम कहा जाता है। अगर आपने वहां पर एंट्री करनी है, आपने जाना है, या आप उस कमरे में मौजूद है जहां पर धुआं मौजूद है, तो आप वहां पर जाएंगे कैसे, वहां से निकलेंगे कैसे? इसके लिए आप क्रॉलिंग करेंगे, अपने घुटनों पर चलेंगे। क्योंकि जब किसी जगह पर, किसी कमरे में, किसी बंद जगह पर धुआं भर जाता है, तो धुआं जो है, क्योंकि वो हल्का होता है, वो ऊपर उठता है, वो छत की तरफ जाएगा धुआं, तो नीचे जितनी जगह होगी फर्श की तरफ वो खाली होगी। अगर आप खड़े होकर चलेंगे धुएं वाली जगह पर, तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसलिए धुएं वाली जगह पर आपको ज़मीन पर क्रॉलिंग करते हुए बैठकर चलना पड़ेगा। अगर आप ज़मीन पर बैठकर क्रॉलिंग करेंगे, तो बैठकर चलेंगे, तो आपको तमाम सामने का मंजर जो है बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, और आप आसानी से उस रूम में एंट्री कर भी सकते हैं और उस रूम से बाहर भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, फॉर डीलिंग विद केमिकल विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लव्स आर यूज्ड। केमिकल को डील करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी, रबड़ के ग्लव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। रबड़ के ग्लव्स जो केमिकल इस्तेमाल करते वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स कहा जाता है। ये जो ग्लव्स होते हैं, इनमें हल्की क्वालिटी भी होती है, अच्छी क्वालिटी भी होती है, ये डिपेंड करता है उस मटेरियल पर। लेकिन जब भी आपने केमिकल का इस्तेमाल करना है, इन ग्लव्स को पहनना है, तो आपने देख लेना है कि इनकी कैपेसिटी क्या है, क्योंकि इनकी कैपेसिटी डिपेंड करती है उस मटेरियल पर जिस मटेरियल से ये रबड़ के ग्लव्स बने होते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ जो रबड़ है
वो नेचुरल मटेरियल की होती है, कुछ ब्यूटाइल की होती है, कोई न्यूरोप्रीन की होती है, कोई नाइट्राइल की होती है, कोई वाइटोन की होती है। ये मुख्तलिफ टाइप्स के रबर्स हैं जिनकी मदद से ग्लव्स तैयार किए जाते हैं, इसलिए इनकी कैपेसिटी को देखते हुए हमेशा इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 33, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक पेशेंट शुड बी प्लेस्ड ऑन। अगर किसी शख्स को करंट लग जाता है तो इस सूरत में क्या करना चाहिए। वीवर्स, वो जो दौर था जब आप किसी पेशेंट को करंट लगने के बाद मट्टी में रेत में दबा देते थे, वो दौर पुराना हो गया। यहाँ पर हम ड्राई फ्लोर को टिक करेंगे। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स ने सैंड को टिक किया है कि अगर किसी को इलेक्ट्रिक करंट लगता है तो उसको रेत पर लटा दें। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि बाज़-औक़ात कोई भी ऐसा शख्स जिसे करंट लगा है उसका सीपीआर करना पड़ जाता है। तो सीपीआर करने के लिए अगर आपके पास रेत नहीं है तो आप उसे कहाँ पर लटाएंगे। जाहिर सी बात है, गीली जगह पर नहीं लटाना, बेड पर भी लिटाकर आप उसका सही सीपीआर नहीं कर सकते। तो इसलिए ड्राई एंड लेवल्ड प्लेस, किसी भी ऐसी जगह पर हम उसे लिटा सकते हैं जहां पर हमवार सतह हो या वहां पर ड्राई फ्लोर हो, वहां पर उस पेशेंट को लिटाया जा सकता है ताकि अगर सीपीआर करना मकसूद है तो वो अच्छे तरीके से किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 34, इन फर्स्ट एड बॉक्स हाउ मेनी बैंडेज ऑफ बिग साइजेस शुड बी प्रेजेंट। किसी भी फर्स्ट एड बॉक्स में कितनी बैंडेज होनी चाहिए। वीवर्स, वैसे तो फर्स्ट एड बॉक्स में बैंडेज की जो टाइप्स हैं वो तकरीबन कोई 16-17 बनती हैं। अगर आप इसे देखेंगे, सर्च करेंगे तो 16 टाइप्स हैं जो मेडिकल टर्म्स हैं, जो फर्स्ट एड की जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहते हैं जी कम से कम जो है 16 बैंडेजेस होनी चाहिए। लेकिन जो 4 टाइप्स हैं वो ऐसी टाइप्स हैं जो अक्सर आपने देखी भी होंगी और फर्स्ट एड बॉक्स में होनी भी चाहिए। ये आपके सामने लिखी भी हुई है, रोलर बैंडेज, ट्राइंगुलर बैंडेज, ट्यूबुलर बैंडेज और एडहेसिव बैंडेज। ये 4 कॉमन टाइप्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। कम से कम ये 4 तो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर हो। यहाँ पर हमने ऑप्शन सी को टिक किया है, 4 बैंडेज को। लेकिन यहाँ पर कई कैंडिडेट्स ने कहा है जी यहाँ पर 3 आना चाहिए, लेकिन आई थिंक यहाँ पर 4 ज़्यादा सूटेबल है। फिर भी जो भी आपकी राय हो वो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके मुताबिक यहाँ पर कितनी बैंडेजेस आनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेथड ऑफ द एक्सटिंग्विशिंग। यहाँ पर यह पूछा गया है कि आग को बुझाने वाले कौन से अवामिल हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सैंड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन को ख़त्म करती है, आग बुझाने में मदद देती है। पानी आग बुझाने में मदद देता है। इसके अलावा अगर कहीं पर आग लगी है, ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो आप रेत या मट्टी उठाकर भी आग के ऊपर फेंकेंगे तो आग जो है वो बुझ जाएगी। वीवर्स, इसके अलावा मुख्तलिफ टाइप्स के एक्सटिंग्विशर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के आग बुझाने वाले आलात हैं जिनकी मदद से आग बुझाई जाती है। आपके सामने फायर की टाइप्स लिखी हैं, हो सकता है आने वाले पेपर्स में ये आ जाए, देख लीजिएगा। इसमें क्लास ए फायर है, बी क्लास फायर है, सी क्लास है, डी है, ई है और क्लास एफ है। रिसेंटली एक और टाइप थी, उसे के क्लास कहा गया था, के फॉर किचन, लेकिन वो शायद ख़त्म कर दी गई थी। इस वक्त जो है यहाँ पर ये 6 क्लासेस हैं। इनमें जो ई क्लास फायर है ये इलेक्ट्रिक फायर के लिए इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 37, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिलेंडर होता है उसका कलर ब्लैक होता है। लेकिन वीवर्स, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर आप मेडिकली टर्म में देखेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिलेंडर है वो ग्रे कलर का आपको मिलेगा। यहाँ पर ग्रे नहीं था, इसलिए हमने ब्लैक पे टिक किया है। लेकिन ज़हन में रखें, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स देखेंगे तो आपको रेड कलर में भी मिलेंगे। लेकिन इसकी निशानी ये होती है कि जहाँ पर इसका आउटलेट होता है, जहाँ पर इसकी नोज़ल होती है सिलेंडर की, वहाँ पर वो जो नोज़ल है वो दूसरे सिलेंडर्स की निस्बत काफ़ी बड़ी होगी। तो ये इसकी निशानी है। अगर किसी की नोज़ल काफ़ी बड़ी है तो इट मीन्स कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर है। और जेन में रखें, कई पेपर्स में इसका ये पूछा गया है कि कितना सिलेंडर फिल करना चाहिए। कोई भी सिलेंडर है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, चाहे वो ऑक्सीजन का है, इवन कि आपका घर का एलपीजी का सिलेंडर भी है, तो उसको भी 1/3 ही फिल करवाना चाहिए। 1/3 से ज़्यादा किसी भी सिलेंडर को फिल नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आप किसी जगह पर जाएं, वहाँ पर फौरी तौर पर आप जो है मरीज़ की केयर करें। अगर इंजरी है तो उसको कवर करने की कोशिश करें और जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल पहुँचाएं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 38, इन केस ऑफ नेक एंड बैक बोन इंजरी विच प्रिकॉशन में बी फॉलोड। अगर किसी को गर्दन पर चोट लगती है या बैक बोन में उसको इंजरी होती है, चोट लगती है,
तो इस सूरत में आप ऑप्शन ए पर अमल करेंगे। ध्यान में रखें, अगर किसी के गर्दन में चोट लगती है, गर्दन की हड्डी टूट जाती है या बैकबोन में इंजरी आती है, तो इस सूरत में आपने कोशिश करनी है कि मरीज मूवमेंट मत करे, आप उसकी हरकत को रोक दें। उसकी गर्दन जो है वो सीधी होनी चाहिए, चाहे आप उसकी गर्दन के दाएं बाएं टॉवल्स रख दें, कोई रोल शीट रख दें, या आप उसकी गर्दन को पकड़ लें, उसके सर को पकड़ लें, ताकि उसकी सर की, उसकी गर्दन की मूवमेंट ना हो। मकसद आपका ये है कि गर्दन की इंजरी की सूरत में गर्दन की मूवमेंट आपने रोकनी है। गर्दन की मूवमेंट रोकने के बाद आपने पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 39, हीट डिटेक्टर इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग ऑफ टेम्परेचर और फायर। यहाँ पर जो है हीट डिटेक्टर्स का जिक्र किया गया है। अगर आप रेस्क्यू में जाएंगे आप देखेंगे वहां पर आपको डिफरेंट इक्विपमेंट मिलेगा जो टेम्परेचर को मेजर करता है। इवन कि आपको ऐसा वहां पर कैमरास भी मिलेंगे देखने को कि अगर आप उसे आग की तरफ करेंगे तो अगर आग में लोग मौजूद हैं तो वो भी आपको उस कैमरे में नजर आएंगे और उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी वो कैमरा बताएगा। ये तमाम चीजें जो है हीट डिटेक्टर से चेक की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, तहमत एंड कमीज। तहमत और कमीज जो है ये सूबा पंजाब के कल्चर का ड्रेस है। इसके साथ ही व्यूअर्स से हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में EMT रेस्क्यू 1122 पेपर के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।